दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आपको जैसे मालूम भी होगा 18वीं लोकसभा का गठन हो गया है और लोकसभा के स्पीकर का भी चयन हो गया। और हमें एक बार फिर सरप्राइज ही मिला। मोदी जी ने जो पहले के 3 नाम थे उनको छोड़ते हुए ओम बिरला जी को ही प्रायोरिटी दी और ओम बिरला जी इस बार फिर 18वीं लोकसभा के स्पीकर अपॉइंट हुए। तो इसके पीछे का क्या राज था और वो कौन 3 कैंडिडेट थे जिनकी शुरुआत में चर्चा चल रही थी? आइए जानते हैं आज के एपिसोड में इसके बारे में। दोस्तों, इस बार जब इलेक्शन के बाद लोकसभा का गठन हुआ और उसमें बीजेपी को फुल मेजॉरिटी नहीं मिली, 240 मेंबर ही आए और कुल मिलाकर 293 मेंबर्स की उनका गणित बन रहा है। तो जब मेजॉरिटी पूरी नहीं आई है और कोलिशन की वजह से गवर्नमेंट खड़ी हो रही है, तो इस केस में स्पीकर का रोल बड़ा अहम हो जाता है, बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमने पीछे हिस्ट्री के अंदर वाजपेयी गवर्नमेंट को गिरते हुए देखा जब स्पीकर ने सपोर्ट नहीं किया। तो खैर वो एक अलग एपिसोड है। हम आज बात कर रहे हैं 18वीं लोकसभा के जो स्पीकर अपॉइंट हुए हैं ओम बिरला जी के बारे में। खैर उससे पहले हम ये भी बता दें कि इस बार के जो 18वीं लोकसभा में जो स्पीकर का चयन होना था उसमें ओम बिरला जी का नाम नहीं था स्टार्टिंग में। इसमें 3 नाम चर्चा में चल रहे थे। एक तो पहला नाम था राधा मोहन सिंह जी का। राधा मोहन सिंह जी वरीयता में सबसे सीनियर बीजेपी के मेंबर हैं और ईस्ट चंपारण से आते हैं और इनकी रिस्पेक्ट ऑपोजिशन वाले भी मानते हैं। तो सबसे ऊपर नाम इनका चल रहा था और ये हार्डकोर बीजेपी के आरएसएस से कैडर से आते हैं। एक तो नाम इनका था। दूसरा नाम चल रहा था भृतहरि मेहताब जो प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट हुए थे 2 दिन के लिए। तो वो उड़ीसा से हैं और वो बीजू जनता दल से बीजेपी में 2024 में ही आए। बट सीनेटी में वो भी एक पुराने मेंबर हैं और 1998 से ही वो लोकसभा को में रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं बीजू जनता दल की तरफ से। तीसरा नाम जो चल रहा था और वो था डी पुंडेश्वरी देवी जो आंध्र प्रदेश से आती हैं। इस टाइम करेंटली वो बीजेपी की स्टेट हेड है और 2014 में वो बीजेपी में आई थी। उससे पहले वो कांग्रेस में थी और सीनेटी में वो भी एक अच्छे कैंडिडेट की उनको बोला जा सकता है। और रिश्ते में वो टीडीपी के जो चंद्रबाबू नायडू हैं उनकी सिस्टर लॉ बनती हैं। तो खैर ये 3 नाम चर्चा में थे, बट इन 3 नामों को हटाते हुए मोदी जी ने इस बार फिर वापस ओम बिरला जी को चुना। तो ओम बिरला जी को जो चुना है उसके पीछे कुछ कारण तो होंगे। ऐसा नहीं है कि ओम बिरला जी को फेवर दिया गया तो उनका काम नहीं देखा। और मोदी जी के सामने और हम सब के सामने ओम बिरला जी का एक वर्किंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो 5 साल तक उन्होंने लोकसभा का संचालन बहुत अच्छे तरीके से किया 2019 से 2024 के बीच में। आपकी नॉलेज के लिए इस पीरियड के अंदर बड़े बड़े बिल विधेयक जो आए वो सब पास हुए, जैसे ट्रिपल तलाक का कानून बना और आर्टिकल 370 भी इस पीरियड में ही हटा। और एक रिकॉर्ड और भी है उनके नाम पर कि इस पिछले 5 साल में 17वीं लोकसभा में 222 विधेयक कानून बने, जो एक 15 साल में सबसे ज़्यादा कानून बने और सबसे ज़्यादा काम हुआ लोकसभा में इनके टेन्योर में रहते हुए। ये एक स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम करते हैं और इनका जो काम करने का तरीका है वो बड़ा डिसिप्लिन वे में है। एक तो देर रात तक बैठने में इनको कोई इतराज़ नहीं होता और ये पार्लियामेंट को लंबे समय तक चलाते हैं। दूसरा ये है कि अपोजिशन के साथ काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं और इस बार का जो इनका चयन हुआ है वो ये देखते हुए भी हुआ है कि अपोजिशन मेंबर्स की जो संख्या है वो बढ़ गई है। तो उनका पूरा शोर शराबा रहेगा पार्लियामेंट के अंदर। पिछले 5 साल के अंदर जब 2023 की बात है,
लोकसभा के अंदर इनडिसिप्लिन की वजह से उन्होंने करीबन 100 ऑपोजिशन के मेंबर्स को सस्पेंड भी कर दिया था और काम नहीं रुकने दिया। तो इस तरह का अगर शोरगुल होगा तो उसमें ओम बिरला जी बड़े सही तरीके से इसको चलाएंगे। तो ये मोदी जी का भी विश्वास है और उनका एक्सपीरियंस पिछले 5 साल का ये बताता ही है। अब हम बात करते हैं ओम बिरला जी के बारे में। वो उनका पीछे का बैकग्राउंड क्या है। वैसे तो वो हार्डकोर बीजेपी के ही मेंबर हैं, बट बहुत सीनियर पोस्ट पे नहीं रहे स्टार्टिंग में, और युवा मोर्चा में ही वो राजस्थान तक ही सीमित था उनका प्रभाव या दायरा। 2014 में वो पहली बार एमपी बने। उससे पहले 2003 से 2014 तक वो 3 बार 2003 में, 2008 में और 2013 के विधानसभा इलेक्शन में एमएलए रहे हैं राजस्थान में। और कोटा साउथ से उनकी वो बिलोंग करते हैं, मतलब उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी एज एमएलए। और जब एमपी के इलेक्शन आए 2014 में तो उनको उनकी सीनियरिटी देखते हुए उस टाइम पर कोटा से उनको कैंडिडेट नियुक्त किया गया और 2014 में वो कोटा से जीत कर आए। 2019 में फिर कोटा से जीत कर आए और 2019 में से ही वो लाइमलाइट में आए हैं, जब वो कोटा बूंदी से दोबारा जीत कर आए और उनको लोकसभा का स्पीकर अपॉइंट किया गया। उस टाइम भी ये चर्चा थी कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, बट बड़े सही तरीके से उन्होंने मैनेज किया और उन्हीं के रहते हुए ही नई पार्लियामेंट में भी शिफ्टिंग हुई और सब कुछ गठन हुआ। तो 2024 का इलेक्शन भी वो जीत कर आए हैं। 3 टर्म उनकी हो गई है एज अ एमपी। तो ये उनका अभी तक का करियर है। वो वैश्य समाज से आते हैं, बनिया कम्युनिटी से आप बोल सकते हैं। तो राजस्थान से ही प्रॉपरली बिलोंग करते हैं। उन्होंने अपनी एजुकेशन राजस्थान से ही गवर्नमेंट कॉलेज से एमकॉम किया है और कुछ टाइम तक लास्ट का टाइम उन्होंने अजमेर से भी अपनी डिग्री हासिल की। अब उनकी फैमिली फ्रंट में उनकी वाइफ हैं, वो डॉक्टर हैं और उनकी 2 बेटी हैं जिनका नाम है आकांक्षा और अंजलि। तो जो आकांक्षा है वो सीए हैं, बड़ी वाली बेटी, और वो मैरिड है भीलवाड़ा में और बांगुर ग्रुप के अंदर। तो उनके बेटे के साथ छोटी वाली जो बेटी हैं वो आईएएस ऑफिसर हैं और रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर पोस्टेड हैं आज की तारीख में वो, और एनजीओ भी चलाती हैं। तो फैमिली में अच्छा एजुकेशन लेवल है और बड़ी साफ सुथरी फैमिली है। और हमारी शुभकामनाएं हैं लोकसभा स्पीकर को कि वो बहुत अच्छी टर्म्स के साथ इस लोकसभा को, 18वीं लोकसभा को, जिसमें फुल मेजॉरिटी नहीं है बीजेपी के पास और कोalition गवर्नमेंट है, तो कई बड़े ट्रिकी, बड़े पेचीदा टाइम भी आएंगे जिनको हैंडल करने के लिए ओम बिरला जी का एक्सपीरियंस काम आएगा। ये मोदी जी का भी कॉन्फिडेंस है और इस टाइम पर देश का भी कॉन्फिडेंस उनके साथ ही है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं ओम बिरला जी को कि वो अच्छे तरीके से और अच्छी आउटपुट दे इस बार 18वीं लोकसभा में भी। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हम अगले एपिसोड में फिर कुछ नया टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।